स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 6। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जीपी के कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, पहले वो कंटिन्यू करेंगे, उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर के आगे। हम लोग आज जो एम है वो है केपलर्स लॉ, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे उसके बाद। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और कह रहे हैं रेडियस कितना है अर्थ का, आर ई, ठीक है। आगे देखिए क्या है, विद अ स्पीड इक्वल टू 1/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है और कंडीशन भी है। आपको क्या करना है, बस उसको ही क्या करना है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी जिस स्पीड से हमने थ्रो किया था ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। ये तो एकदम सिंपल वर्टिकली अपवर्ड मोशन का केस हो गया। आपको h निकालना है, आपको u भी पता है, u की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुरंत, बल्कि आंसर आना चाहिए इसमें। हो गया है, बताइए आंसर क्या आया। चल, और शौर्य क्या किया तुमने, ये बताओ बेटा। नहीं आया वो तो मुझे पता है, किया क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव यूज्ड। वैल्यू भी तो पुट कर सकते थे, चलो ठीक है, उतने से ही काम चला लेंगे। हाँ भाई क्या किया, जल्दी बताओ। चलिए बताइए कृष्णकांत, कैसे किया। अच्छा किया तुमने। पहले आपने जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यूज किया होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन which is equal to 1/4 of escape। मैं इस तरह नहीं करूँगा, बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे अपन बेटा, कंजर्वेशन में यही सुनना चाह रहा था एक्चुअली। कंजर्वेशन ऑफ, मैं यही सिखाया था ना कि प्रोजेक्ट करते हैं तो अपन ये मान चलते हैं इन्फिनिटी जाएगा, एक तरफ 0 कर देंगे, एक तरफ ये कर लेंगे, है ना। तो काइनेटिक हो जाएगा और आपका एक तरफ क्या हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू कर देंगे, यही करेंगे ना। तो इस बार एक हाइट तक जा रहा है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग मानेंगे और काइनेटिक को 0 मानेंगे। तो ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ सर जी प्रोजेक्ट किया, ये रहा आपका इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर पोटेंशियल 0 और एक हाइट जहां तक वो जाएगा, वही हाइट निकालनी है अपने को, वहां पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा बट काइनेटिक क्या हो जाएगा, 0। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू जो आपका पोटेंशियल होगा, है ना। तो यहाँ पर सरफेस के पास अगर पोटेंशियल को 0 नहीं मानेंगे, विथ रेफरेंस अगर लेके चलना चाहते हैं, जब बेसिक फॉर्मूला तो क्या करेंगे, यहाँ कह देंगे, क्या कह देंगे, रेडियस ऑफ अर्थ के हिसाब से हम कहेंगे सेंटर से डिस्टेंस कितनी है इसकी, r। तो इनिशियल पोटेंशियल 0 नहीं हो जाएगा। हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं, है ना। मैं mgh नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं mgh नहीं, तो उस चीज में भी कर सकते हैं, उससे हमें क्या मिल जाएगा, re का रिलेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे करके देख लीजिए, तो कितना क्या है, इस तरह के हाफ m vp स्क्वायर इनिशियली जब प्रोजेक्ट किया, है ना। और इस टाइम पर इसकी पोटेंशियल क्या होगी बताइए, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन re इज इक्वल टू, अब क्या होगा, फाइनल पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी और कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, है ना, है कि नहीं है। सॉल्व कर लीजिए। पोटेंशियल हमेशा कैसे होती है, निगेटिव एनर्जी होती है कि नहीं होती है, तो माइनस साइन लगा दें, तो यहाँ पर भी माइनस साइन और यहाँ पर भी। अब ये इक्वेशन परफेक्ट हो गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1/4√2 gm अपॉन re, v की वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है बेटा, आपने कर लिया बहुत अच्छे से, आंसर आ जाएगा। फिर रीअरेंज करके अपन h निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका h आएगा r माइनस re। h क्या हो जाएगा, सेंटर से दूरी कितनी है r, यहाँ कितनी है re, h इज इक्वल टू r माइनस, बस इतनी करना है बेटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, h इज इक्वल टू re अपॉन 15। कर लेंगे ना यहाँ से सॉल्व, कि मुझे करना है, ठीक। आगे बढ़ जाऊं। A mass of 6 into 10 power 24 kilogram is to be compressed in a sphere, ठीक है, in such a way that the escape velocity from its surface is 3 into 10 to the power 8 meter per second। मतलब आपको दिया हुआ escape velocity, ठीक है। What should be the radius of the sphere।
तो कह रहे हैं रेडियस कितना होना चाहिए। आपसे रेडियस इस बार पूछ दिया, आपको कह रहे हैं कितना मास आपको एक स्फीयर के अंदर भरना है, मतलब आपको कंप्रेस करके उसके अंदर क्या करना है, आपको सारे मास को उसके अंदर फिल करना है। और कह रहे हैं सच दैट उसकी जो एस्केप वेलोसिटी वो कितनी हो जाए 3 × 10⁸। तो कह रहे हैं रेडियस बता दो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है इसमें, √2gm अपॉन r होता है। r तुमसे r पूछा जा रहा है, तुमसे क्या पूछा जा रहा है, v भी पता है यार, है ना, तुम्हें g भी पता है, m भी पता है, m कहाँ है, ये है, और तुमसे r पूछ रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इधर बेटा r इज इक्वल टू 2gm अपॉन v² होगा ये, ठीक है बेटा, बस इतना ही करना है। इस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 9 मिलीमीटर। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 9 × 10⁻³ मीटर विच इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। सबकी वैल्यू बताया आपको, जी की वैल्यू जिसको नहीं पता फिर तो बात दिक्कत की है। 6.67 10⁻11। मास कितना है 6 × 10⁻24। और कुछ है बेटा क्या, 3 × 3 × 10⁻8 × 10 को अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके 9 × 10⁻³ मीटर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन खुद करिए। डन, आगे बढ़ जाएं। क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या? अरे यार अड़तीस 24 होता है, हैं? ये गया, और क्या बचा, 3 बचा, इसको डिवाइड कर लो 2.2, हाँ वैसे ही शॉर्ट 2-3 कर सकते हैं मैक्सिमम, 2.23 कर सकते हैं। 2 ही डेसिमल प्लेस तक लिखना हमेशा, है ना, ऐसा करके शॉर्ट राउंड ऑफ करेंगे तब भी 2.22 ही आएगा, क्योंकि 3 इज लेस देन 5। राउंडिंग ऑफ का नियम यही कहता है, 3 को उड़ाना है तो उसके आगे वाले को इंक्रीमेंट तभी करेंगे जो जिसको उड़ा रहे हैं उसकी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होगा। 5 भी होगा तो उसके पहले इवन और ऑड देखा जाता है, ठीक। चलो बहरहाल 2.22 ये हो गया, ये सारा खत्म हो गया डिनोमिनेटर में, और सॉल्व कर लो। 2 × 2 ये 8 2 10 होता है, नहीं 8 और 11 कितना हो जाएगा, -3। और कुछ बचा क्या, हाँ तो हो तो गया 8.88 आएगा ना, तो हो तो गया 9 हो गया अप्रोक्सीमेट 9, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए, gravitational potential difference between a point on the surface of a planet and a point 10 meter above is 4 joule per kilogram, ठीक। आगे कह रहे हैं considering the gravitational field to be uniform, how much work is done in moving a mass of 2 kilogram from the surface to a point 5 meter above the surface। ठीक तो है यार, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम लग जाएगा। वर्क डन निकालना बहुत आसान है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, है ना। जल्दी करिए और आंसर निकालते हैं, बताइए। तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये किसकी यूनिट है, करो करो करो, खुद से करोगे सीख। पोटेंशियल ग्रेडियंट नामक कोई चीज पढ़ाई थी मैंने,
पोटेंशियल ग्रेडियंट नामक कोई चीज पढ़ाई थी, वही दिया है वो 4 जूल पर किलोग्राम। मास से डिवाइड करते थे जीपीई को पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए, थोड़ा उसको जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अरे एनर्जी का होता है जूल, मास से डिवाइड करोगे तो किलोग्राम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, पोटेंशियल में जी कैपिटल एम अपॉन आर ही होता है, एनर्जी में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ही होता है। वो स्मॉल एम से डिवाइड करते हैं हम लोग, समझ में आया कि नहीं आया, तब मिलता है पोटेंशियल। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है। चेंज इन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर स्मॉल जी की बात करेंगे तो आपका डेल वी अपॉन जो भी डिस्टेंस ने, ठीक है। और ये क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा, कितना गया 10 मीटर, कितना गया 10 मीटर। तो ये आ गया 4 अपॉन 10 जूल पर किलोग्राम मीटर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सवाल शुरू होता है, वर्क डन इन मूविंग अ मास ऑफ 2 किलोग्राम फ्रॉम द सरफेस टू अ पॉइंट 5 मीटर अबव। तो आपको एक्स की वैल्यू दिया है कितना 5। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। जी मैंने दे दिया निकाल के, मास कितना है 2, जी कितना है 4/10 और हाइट कितनी है, अभी भी करना है कुछ, सारी यूनिट देखना, आंसर में मीटर आएगा, मीटर पर और कुछ आ भी नहीं सकता। जूल को बस ओपन कर लेना, ठीक है। ठीक है, जूल आएगा ना, मीटर पर सेकंड मैंने बोला क्या, नशे में थोड़ा सस्ते नशे में अभी आए हैं ना, वर्क बोल रहे हैं और हम मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। ये हो गया 2 इंटू 4 इंटू 5 और नीचे क्या है, ठीक है भैया, सारी यूनिट लिख रहा हूँ। 2 क्या है, मास है किलोग्राम, ठीक है। 4 अपॉन 10 की यूनिट क्या थी, किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम मीटर, जूल पर किलोग्राम मीटर, सिर्फ मीटर बचना चाहिए और कुछ नहीं बचना चाहिए। देखो 5 क्या है, मीटर, मीटर मीटर क्या, ये गया, बचा क्या, इससे पता चलता है कि जो वही किया गया है सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। हमेशा यूनिट से चेक कर सकते हो किसी भी समय पर कि तुम्हारा कैलकुलेशन जो तुम फॉर्मूला बना कर रहे हो वो सही कर रहे हो, या अगर वो नहीं सही होता तो कभी जूल नहीं आता, आंसर 4 जूल होगा। A body of mass m kg start falling from a distance 2r above the earth surface, ठीक है। फिर कह रहे हैं what is the kinetic energy when it has fallen to a distance r। v आपको पता हो जाएगा तो आपको पता है कि आपको कुछ नहीं करना है ना, ठीक। बस r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, वैल्यू उठा के पुट कर दोगे, आगे आ जाएगा। फॉर्मूले सारे तुम्हारे पास है। स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट कर रहा होगा, फ्री फॉल तो पढ़े ही हो थोड़ा बहुत, नोटिस करो तुम लोग, मोशन प्लेन स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर है बार बार आ रहा है इसमें, है ना। प्रोजेक्टाइल नहीं बेटा, सिंपल वर्टिकल मोशन। तो जब हम किसी एक 2r से उसको रिलीज करते हैं तो वो कहाँ पे रहा होगा, वो रेस्ट पे रहा होगा, रेस्ट पे रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्स। और ये वो स्टेट है, ये जो r वाला है ये बीच वाला स्टेट है जहां पर काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। पोटेंशियल कहाँ 0 होगी, मतलब 0 तो नहीं होगी, जो आपका लीस्ट कह सकते हैं सरफेस पे, है ना। तो सरफेस पे जो आ जाएगा तो आपका जो मिनिमम है क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई, उस पर आ जाएगा, जिसको अपन 0 मान के चलते हैं क्योंकि चेंज को एमजीएच हम लोग दिखाते हैं। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, तो क्वेश्चन कार्ड डालिए फटाफट फिर से। COME लगने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, जिसको नहीं पता
वैसे वैसे ही काट सकते हैं हम लोग। तो क्या जाएगा, पहला क्या जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन विद फ्रॉम द सेंटर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना है 2r, यहाँ से यहाँ तक कितना है r, टोटल डिस्टेंस इज योर प्लस 0। ये हो गया आपका इनिशियल, आपका जो मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, बताओ जल्दी बताओ, एट पॉइंट, ये इसको पॉइंट बोलता हूं 1 2 एंड दिस इज पॉइंट 3, एट पॉइंट 2 द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी r plus r, that is 2r. So the potential energy will be G capital M small m upon 2r. But we don't know the kinetic energy. So plus we will leave it as kinetic energy. हमें क्या चाहिए था, वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो बस काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करते हैं? ठीक है, हमें वी भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वी निकालना जानते हैं, अगर वर्टिकल मोशन पढ़ के आ रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन बिना उसके भी काम चल सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r। ठीक है, यहां तक हो गया। खत्म करिए क्वेश्चन अब फटाफट। तो बच्चे यहाँ से क्या कर देंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1/2 माइनस 1 अपॉन, आगे नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 - 2 1 ही होता है यार। ठीक है, जाएगा बेटा 1/6 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, अलग अलग फॉर्म में इसको आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/6, अरे स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, और आर क्या है रेडियस। तो अगर हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं एम स्मॉल जी, क्योंकि नीचे एक ही आर है तो एक आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तभी तो नीचे आर स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी के, जो ऑप्शन उसमें क्वेश्चन में दे वो टिक कर देना। मैंने दोनों फॉर्म में कर दिया, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में और एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ज्यादातर हमेशा स्मॉल जी के टर्म में आंसर्स मिलेंगे तो मैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तुम्हें कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। With what velocity must a body be thrown from the Earth's surface so that it may reach a height of 4 times of radius of Earth above the Earth's surface? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, आपसे क्या पूछा गया है, v पूछा गया, निकालो v। हर भाई अब तो रट जाना चाहिए, तो कुछ भी नहीं करना है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम कुछ भी मान लेंगे, लेट कर लेंगे, है ना। इट इज क्वाइट क्लियर दैट एट हाइट 4 times of re the velocity of the object will be 0। अरे रुकेगा तभी तो, रुकेगा ही नहीं तो कैसे तुम मान लोगे। इसने कहा रीच करने के लिए बोला ना, इसका मतलब ये मान रहा है कि वहां पे जाके वो, तो वहां से फिर वो नीचे आएगा, तो अगर वहां पे जाएगा तो रेस्ट पे तो होगा ही ना। तो क्लियर है कि एक तरफ काइनेटिक होगी, एक तरफ काइनेटिक नहीं होगी। इनिशियली मान लेते हैं कि हमने v वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, फिर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, इनिशियली इतनी होती है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के ऊपर, ठीक, इज इक्वल टू 0 माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 4 times ऑफ re। ठीक है, कर लोगे अब। कहता सही है कभी कभी ये मैंने क्या किया, अरे बाबा सरफेस से 4 गुना है ना रेडियस ऑफ अर्थ, सेंटर से लेते हैं ना भैया, तो 5 times ऑफ आर हो रहा है। अब करो, अब सब सही है।
वो टच हो गया बेटा गलती से हमसे कहीं। जरा आंसर निकाल दो बेटा जल्दी से, तो यू कैन डू इट, डोंट वरी। सबसे पहले क्या करोगे, इसको उठा इधर कर दो, हो जाएगा 1/2 स्मॉल m, तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल, देखना स्मॉल m गायब हो जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब मैंने जो कॉमन लेना उसको मैं बाहर कर लूंगा ब्रैकेट लगा करके, ताकि मैं इसको काट सकूं। मैंने ही बताया भी था, इसको लिखी कहीं नहीं, आगे चल के जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप खुद ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है वो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी लिखेंगे। तो बचेगा किसी 2 को भेज दोगे तो काम हो गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब इसमें जो कॉमन ले सकते हो ले लो, g कैपिटल m अपॉन r, बचेगा क्या 1 - 1 अपॉन, यही तो बचेगा ना, 4/5 हो जाएगा, कितना जाएगा 4/, जो कि हो जाएगा 8/5। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 8/5 g कैपिटल m अपॉन, और स्क्वायर हटा दो तो रूट लग जाएगा। अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, चाहे तो इसको स्मॉल g बना सकते हैं, r मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, है ना, तो 9.8 हो जाएगा, g m अपॉन r स्क्वायर क्या बन जाएगा 9.8, और रेडियस ऑफ अर्थ तुमको पता है 6400 किलोमीटर। सॉल्व हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा इसका, तो ये तो सॉल्व होने वाली चीज है। तो ये हो जाएगा √8/5 इंटू, क्या मैं, चलो इसको स्मॉल g लिखता हूँ, स्मॉल g का कौन होता है, g कैपिटल M मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर, तो r मल्टीप्लाई किया, r डिवाइड किया, ठीक है, तो एक r ही रह जाएगा, हो जाएगा r। सारी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 100, और 100 का मतलब है कि आंसर क्या आ गया 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ह्यूज कैलकुलेट कर देते हैं यार, चाहो तो इसको 10 ले सकते हो, अगर ना काट पाओ तो इसको मीटर में करा जाता है। 9.8 को चाहिए तो आप 10 ले लो, ठीक है, अगर ना कटे तो। अब सिंपल डिवीजन कर लो यार, 5 to the 10 होता था, तो सबसे पहले 5 को हटा दो, यहाँ जाएगा इंटू 2 इंटू 10 की पावर, सबसे पहले देखो पेयर कहाँ बन रहा है, पेयर 2 0 2 0, ठीक है, तो निकलेगा कितना 2 0 निकलेगा, मतलब 100 बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या अंदर √8 इंटू 9.8 इंटू 64 इंटू 2, और बाहर कितना आ गया, 8 भी तो बाहर आ जाएगा, हाँ मतलब वो निकल गया, हाँ सही कह रहे हो, 4 बाहर आ जाएगा, 16 हो जाएगा ना, तो 4 बाहर आ गया, और 10 की पावर 2 बाहर आ गया, बिकॉज 10 की पावर 4 बन रहा था यहाँ पर, और अंदर क्या बचा 8 भी बाहर आ रहा है, 64 बचेगा 9.8, और कितना बचेगा ये रूट, कुछ मिसिंग है, सब तो कर दिया, 10 की पावर 8 होना चाहिए ना उसको सॉल्व होके। सर आपने 9.8 क्यों लिखा, आपने उसको काट दिया था ना 5 से 10 मान के उसको, कुछ तो है जो मिसिंग है। सर आपने 9.8 को कट कर दिया था ना 10 मान करके नीचे 5 से, अरे वो तो 0 हो गया √2 कितना पॉइंट है, यही इसका आंसर है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, सर वहाँ 10 की पावर 3 होगा, कहाँ लास्ट कर दिया गया 5 से,
वो सब कर दिया बेटा हमने एडजस्ट, सब सब सही किया, कुछ गलत किया ही नहीं एक्चुअली। हम बताते हैं और क्या। ये एक्चुअली ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5017 मिलेगा, जो कि डेसिमल में हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, डिवीजन में 5 था उसको 1 पॉइंट आ जाएगा, इस तरीके से निकलेगा सिर्फ 10 बाहर। तुम 64 9.8 मल्टीप्लाई करके देखो जरा, और फिर उसमें 8 मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके देखो, देखो तुम्हें दिखेगा आंसर कैसे आ रहा है। देखो 64 into 9.8 will give you 627.2 and just multiply by 8 you will get 5017। ठीक है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, 5.017 आ जाएगा और 10 की पावर 3 अलग कर लो, 5 नीचे डिनोमिनेटर में 1.017 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं हमें सर फिर से बताओ। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, बताने जाए कुछ नहीं है, गुणा भाग करना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट 9.8 इंटू 64 इंटू 8 करो, देखो क्या आ रहा है। या उसको तू 10 ही मान ले, तो 6400 10 मान लोगे थोड़ा सा वैल्यू आगे पीछे हो जाएगी। 6400 मल्टीप्लाई करने 6400 नहीं 64 तो ऑलरेडी है ना 6400, हाँ तो 10 से मल्टीप्लाई 640 आएगा ना। कहाँ से कर रहे हो? एक्चुअली क्या किया गया है इसमें, अप्रोक्सीमेशन का खेल हो गया है। ठीक है, मैं भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये 10 की पावर 2 अलग कर लिया। ठीक है, 10 की पावर 2 6400 किलोमीटर था ना, उसको अलग कर लिया। ठीक, और डिवीजन में क्या है, अब इसमें 10 की पावर 3 भी रहेगा। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कर दिया, तो रहने नीचे क्या है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 5017 और नीचे आ जाएगी, हो जाएगा 10 की पावर 5, नीचे क्या है। ठीक है बेटा, अब मैं इसको लिखूंगा 5.017 इंटू पावर 3 इंटू पावर डिवाइड बाई, ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, इसको क्या मान लेंगे 1। समझ में आ रहा है? अब अंदर क्या बचा, 10 की पावर 8। इसको लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, बाहर निकाल लो। ठीक है, जब तुम बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 4, एक इसमें मीटर पर सेकेंड। 10 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ, किलोमीटर, तो बन जाएगा क्या, किलोमीटर पर। समझ में आया भैया? बिना मल्टीप्लिकेशन के नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता दे रहा हूँ, 8 इंटू 64 इंटू 9.8 करोगे तभी आपको 5017 मिलेगा। अगर तुमने इसको 10 मान लिया तो ये बनेगा 5120, और उस केस में जब तुम निकालोगे तो 5.1 आएगा, वहां से उसको 5.1 जब मानोगे तो अप्रोक्सीमेशन करोगे तब भी वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब उसको 1 लेना मुश्किल लगेगा, इसे 9.8 एक्यूरेट वैल्यू के आसपास रहेंगे तो आपको 1 पॉइंट, अब देखो 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए तो वैल्यू इतनी छोटी हो गई कि उसको हम 1 मान सकते हैं, और ये सारे आंसर आपके अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, ऐसे आया ये 10 किलोमीटर पर सेकेंड। वहां पे भी आता, √10 था ना, वो √9.8 हो गया था ना, तो उसका भी स्क्वायर रूट निकाल दे, नॉन डिविजन मेथड से डेसिमल में आ जाता, मल्टीप्लाई करते फिर वही पहुंच जाते। तो आंसर तो यहाँ पे भी आता, लेकिन 9 पॉइंट के फॉर्म में आ जाता। लेकिन ये सबसे बेटर तरीका है। डन, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब हमें पढ़ना है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो पहली बात तो केपलर साहब ने हमें बताया था पहली बार कि जो आपका सन है वो किसी स्फेरिकल ऑर्बिट में प्लेस्ड नहीं है। ठीक है, उन्होंने पहली बार ये क्लियर किया था कि जो सन है वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में प्लेस्ड है। ठीक है, जहां पर जो आपका अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है वो एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट को ट्रेस करता है, और जो सन है वो क्योंकि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं वो किसी एक फोकस पर प्लेस्ड होगा। ठीक है, और इलिप्स के अंदर क्या होता है, एक माइनर एक्सिस होती है और एक मेजर एक्सिस होती है। तो उन्होंने बताया जब अर्थ आपकी चारों तरफ
उस एक किसी एक फोकस की घूमती है तो एक बार क्या होगा, वो सबसे दूरी पे होगी और एक बार सबसे करीब आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका वेरिएशन आएगा उसके स्पीड के अंदर। जो एनिमेशन देखने को मिल रहा है कि देख रहे होगे जब करीब आता है तो बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है, उसका रोटेशन का स्पीड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन सारे रिलेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए फर्स्ट लॉ, देखिए ऑल प्लैनेट्स moves around the sun in elliptical orbits. In कैसी ऑर्बिट में? इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। ये वाला फिगर देखो ध्यान से, इसमें काफी चीजें बताई गई है। इसमें एक होता है मेजर एक्सिस, एक क्या होता है माइनर एक्सिस, जो कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हम इस ऑर्बिट के दो एंड पर मार्किंग कर दें तो सबसे दूर वाली डिस्टेंस होती है, अगर उनको ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, एक ऐसी लाइन मिलेगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी एक एक्सिस को। अगर इसको बियॉन्ड खींच दोगे तो बन जाएगी मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये कहाँ से पास होनी चाहिए? सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के पास होना चाहिए। ठीक है, और कहीं से ये पास हो भी नहीं सकती। फिर तुम देखोगे क्योंकि इसका जो शेप है वो इवन नहीं है, वो हर जगह आपके इक्वल डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स नहीं प्लेस्ड हैं, इसीलिए तो ये एलिप्स है, अंडाकार जिसको कहते हैं। तो एक पॉइंट होंगे जो सबसे नियरेस्ट, जो अपोजिट पॉइंट्स होंगे वो कहाँ से पास होंगे भाई? माइनर एक्सिस से। कहाँ से? ठीक है, अब इस सेंटर से जो सबसे फारदेस्ट दो पॉइंट थे उनकी डिस्टेंस को निकालोगे तो आ जाएगा ए से स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? सेमी मेजर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम जो ये आपके नियरेस्ट पॉइंट है दो, ठीक है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस सेंटर से निकालेंगे तो उसको कहेंगे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लें। ठीक है, अब इसमें एक पेरीहीलियन और एक क्या होता है? एफिलियन पॉइंट। ठीक, एफिलियन क्या होगा? ये वो पॉइंट है जो सन से सबसे ज्यादा दूरी पर पाया जाता है, जो कि ऑब्वियसली कहाँ लाई करेगा बताइए? ये है ना। और फिलियन क्या हो जाएगा? पेरीफिलियन क्या हो जाएगा? पेरीहीलियन हो जाएगा जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। इसको आप बनाएंगे फिगर में और लिखेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, साइन नोटेशंस लिखेंगे आप लोग, जल्दी लिखिए, जल्दी फिगर बना डालिए फटाफट, उसका हम छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। लिखिए भाई, इसी में लिखिए आगे। अरे मैं नहीं हटा रहा हूँ, इसी को लिखते रहिए वैसे। ठीक है, when a particle moves with respect to two fixed point in such a way that the sum of the distances from, ये प्रॉपर्टी होती है एलिप्स की, that the sum of the distances from these 2 points is always कांस्टेंट। इसका मतलब समझ लो, पहले यही रुक रहे हैं, अभी इसके आगे लिखवाएंगे। देखो होता क्या है, ये एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आप लोगों को ये एक बार कहाँ बताया हुआ है? बेसिक मैथ। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में तो है ही ना, वहाँ से देख लेना। ठीक है,
वो गलती से मिस्टेक हो गया, सब उड़ गया। देखो ध्यान से, होता क्या है इसमें, क्या होता है अगर ये 2-3 पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है, ये सारे पॉइंट अगर एलिप्स से लाई करते हैं तो इनके बीच में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, इसका नाम कर देते हैं पी क्यू आर। कैसे पता करते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट एक एलिप्स पर लाई कर रहे हैं? उसका तरीका क्या होता है, इसके जो दोनों फोकस है ना F1 F2, तो हम मान लेते हैं यहाँ से एक डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं RS, इसको मान लेते हैं यहाँ R1S कहते हैं, फोकस उनसे कहते हैं R2S, ठीक है। तो जो मैंने इक्वेशन बनाया R1S प्लस R2S इज इक्वल टू मान लेते हैं R, सम की वैल्यू कितनी है R के बराबर। तो मैंने P के डिस्टेंस ली, P कितना है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू भी क्या आ जाए, अगर R आ जाए। इसी प्रकार से R1Q और ये R2Q, R1Q प्लस R2Q की वैल्यू भी क्या आ जाए R, एंड लास्ट जो भी है आपका R1 R और प्लस R2। और अगर सबकी जो डिस्टेंस का सम है वो क्या हो रहा है, मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम फोकस 1 से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है प्लस फोकस 2 से पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है। अगर उनका सम हमेशा कांस्टेंट आता है, इसका मतलब वो क्या है, वो सारे सारे पॉइंट एलिप्स पे लाई करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही चीज मैंने लिखी थी, ठीक। आगे लिखिए देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल, उसी में आगे लिखिएगा बेटा जो उड़ गया मेरा, इसके आगे लिखिएगा देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल is an ellipse, is an ellipse, is an, and the two fixed point are called focal point। क्या कहते हैं उनको, फोकल पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं उस फिगर का इस्तेमाल करूंगा डेरिवेशन के लिए, तो वाला फिगर बनाया हो ना तुम लोग, उसका यूज करेंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूँ पॉइंट P ले रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो पॉइंट P के हिसाब से अगर देखा जाए तो PF1 प्लस PF2 विल बी इक्वल टू, मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ A और तीसरा ले रहा हूँ B, 3 पॉइंट हो गए ना, एक पेरीहिलियन और एक एफिलियन और एक पॉइंट कोई भी जनरल पॉइंट, ठीक। तो मैं अगर इक्वेशन लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। लिख सकता हूँ ना बच्चे, ठीक। बट इन एलिप्स, देखिए आगे, बट एलिप्स की प्रॉपर्टी है, अभी मैथ तो तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, बस उतना ही पढ़ाएंगे जितना काम का है। AF1 इज इक्वल टू BF2, जितनी डिस्टेंस ये वाली होगी उतनी डिस्टेंस, ठीक है। तो BF2 और AF1 क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। लिखिए आगे, तो PF1 इज इक्वल टू, लिखिए, अगर मैं इनके भी डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो या BF1 प्लस AF1 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, है ना, ऐसा ही तो होगा। तो BF1 प्लस BF2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, AF1 लिख दूंगा ना, क्योंकि BF2 और ये दोनों इक्वल है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो लिखिए BF2 प्लस AF2, BF2 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF2 प्लस AF2। तो मैंने किसको रिप्लेस कर दिया, AF1 को BF2 से रिप्लेस कर दिया, और इधर क्या कर दूंगा, इधर बताओ B वाले केस में AF1 डाल दूंगा, है ना, लिख डालो भी फटाफट। तो क्या लिखेंगे, BF1 प्लस AF1, BF1 प्लस AF1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2A। और A क्या होता था, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये 2A क्या हो जाएगा, सेमी मतलब आधा, है ना, और ये क्या हो जाएगा टोटल, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, तो यहाँ ऊपर ब्रैकेट में लेंथ ऑफ
ठीक है बेटा, लिख डालिए फटाफट। हो गया। ठीक, अब मैं उसका इस्तेमाल करूंगा अगली साइड पे, हटा दूं। लिखिए, तो मैं इस पर R1 प्लस R2 क्या है, PF1 और PF2, देख लो ना फिगर में, देखो R1 R2 से मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब मैं चाहूं तो इसको रिप्लेस किससे कर सकता हूं, ये आपका AF1 क्या हो जाएगा, Rmin है ना भैया, प्लस Rmax निकाल सकता हूं, है ना, क्या है वैसे, BF1 क्या हो जाएगा ये Rmax। अरे अब फिर से वही देखो, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस AF1, ठीक है ना, और BF1 की वैल्यू कितनी है, Rmax, और ये क्या है Rmin, और ये कितना R1 और ये कितना है R2। तो मैंने पीछे प्रूव किया ना ये चीज, तो लिख डालो फटाफट, और इसके लिए किसके बराबर थी, एक के बराबर। तो मैं मिनिमम मतलब पेरीहिलियन और एफिलियन पॉइंट के रिस्पेक्ट में करना चाहूँ तो मैं इसको हटा करके इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल लूंगा ना, तो निकालिए क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2, और क्या हो सकता है, A इज इक्वल टू Rmax प्लस ठीक है, कहते हैं मीन डिस्टेंस, क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट लॉ पढ़ना है, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज, आगे बढ़ जाए, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। लिखिए, लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन। हाँ चलो मैं पहले बता दूं, सुनो बच्चों, कह रहे से मान लो अगर तुमने फिक्स कर दिया कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए आपने कहा कि अब देखो, क्योंकि स्पीड वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द अर्थ, ये पहले लॉ में समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो कि अभी के लिए मान लो कि ये कहते हैं कि ईच प्लैनेट मूव इन सच दैट इन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। कहने का मतलब मैं ऐसे कहता हूँ, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट फॉर अ सेम टाइम इंटरवल विल बी इक्वल एट डिफरेंट पोजीशंस। जैसे मान लो यहाँ पर देखो ये कलर क्या चेंज हो रहा है, ये कह रहे हैं एरिया कितना स्वीप कर रहा है एक टाइम इंटरवल में, ठीक है, उतने ही टाइम इंटरवल में यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस कम है तो इसका शेप ज्यादा होना चाहिए, तभी तो एरिया बराबर होगा। एक ये पॉइंट है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ शुरू किया यहाँ खत्म किया, मान लेते हैं टाइम कितना लगा t, तो ये एरिया स्वीप कर रहा है, इसी कहते हैं ना एरिया कवर्ड, ठीक। अब मैंने कहा कि यही सन था, अब इस बार जो है क्योंकि अब करीब आ गया तो उसको ज्यादा दूरी तक तय करना पड़ेगा, ये छोटा है ये बड़ा साइज है ना, लंबाई बढ़ा दी है ना, इसमें मैंने कहा 10 बाई 100 का मैंने एक प्लॉट ले लिया, मतलब 10 फीट ऐसे है और ये 100 है, कितना हो गया ये 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000 स्क्वायर फीट। सुनना ध्यान से, एरिया समझा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक। फिर मैंने कहा नहीं अरे यार ये 10 तो बहुत कम है, मुझे ज्यादा चाहिए, तो मैंने कहा 50 करो इसको, क्या करो 50, और मुझे एक ही 1000 चाहिए, तो मैंने कहा कि ये कितना हो जाएगा, मेरी बात कुछ समझ में आई। एरिया बराबर रहना चाहिए, डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं, तो बेटा ये डायमेंशन चेंज क्यों रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, ज्यादा दूरी तय कर लेगा लेकिन डिस्टेंस भी कम है, तो एरिया स्वीप बराबर कर रहा है लेकिन टाइम क्या है कांस्टेंट। तो फिर से यही कह रहे हैं, पढ़ो इसको यहाँ लिखा है each planet move in such that an imaginary line drawn between the sun and the planet, ऐसी कोई लाइन होती तो नहीं है, हम बनाते हैं, ठीक है, sweeps out equal area and equal time period, बराबर समय बराबर एरिया को कवर करेगा, चाहे वो स्लो चले चाहे वो तेज चले। यहाँ स्लो चल रहा है क्योंकि एरिया भी तो आपकी उतनी ही स्वीप होनी है, वही बात हो गई 10 बाई 100 का प्लॉट है या फिर 50 बाई 20 का, ठीक है। लिखिए इसको, A line joining any planet to the sun, अरे ये वाला लिखो, ये वाला ये लिख लो सेकेंड लॉ, ठीक है। इसको प्रूव, इसमें भी एरिया प्रूफ करेंगे, ये बेटा है तो स्टेटमेंट सही तो लिखी हुई है। प्रूविंग हम लोग पीछे वाले पे करेंगे,
according to second law of Kepler's planetary motion, each planet moves such that an imaginary line drawn between the sun and the planet sweeps out equal area in equal time period. ये लिखना है बस, ठीक है। जब ये लिख लेना तब मुझे जल्दी से बताना, तो डेरिवेशन कराएंगे। इसके बाद सिर्फ आपका बचेगा सैटेलाइट। सैटेलाइट में भी आपको जियो स्टेशनरी नहीं पढ़ना है, अगली क्लास में चैप्टर आपका ये खत्म है, ठीक है। हाँ, कल ख़त्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर। यार कल तो उसमें ना- और ये जो अपन डेरिवेशन है ये भी अपन कल करेंगे, ठीक है। हाँ, इसका ही डेरिवेशन अभी कल करेंगे। अभी बस ये लिख लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।